पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुओ युहाओ और ननचुक्यू ड्रैगन सिटी के लिए निकल चुके थे और रास्ते पर हुओ युहाओ ननचुक्यू को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करा रहा था। अब आगे देखेंगे। हुओ युहाओ जानता था कि अब लगभग समय हो गया है। अगर वह आगे बढ़ता तो उसे चोट पहुंच सकती थी। उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर नहीं हटाई। ऐसा करना ननचुक्यू के लिए ठीक नहीं होता। उसने धीरे धीरे दबाव को कम किया ताकि वह धीरे धीरे उसकी आदत डाल सके। जैसे जैसे दबाव घटा, ननचुक्यू की मानसिक स्थिति भी कमजोर पड़ने लगी। अंततः जब होयुहाओ ने सारा दबाव हटा लिया तो वह जमीन पर गिर पड़ी। होयुहाओ उसके पास आया, अपना हाथ उठाकर अपने माथे का पसीना पोंछा। यद्यपि उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का केवल 40% प्रयोग किया था, लेकिन पूरे 1 घंटे तक उसे सावधानी से नियंत्रित करता रहा। उसे ननचूचू की सीमा तक पहुंचना था, बिना उसे नुकसान पहुंचाए। ये उसकी नियंत्रण क्षमता की परीक्षा थी। अगर उसने अपना सोल कोर बनने से पहले यह करने की कोशिश की होती, तो वह ऐसा नहीं कर पाता। वह ननचूक्यू के पास झुक गया और अपना हाथ उसके माथे पर रखा। थोड़ी देर महसूस करने के बाद उसे यकीन हो गया कि उसका स्पिरिचुअल सी सुरक्षित है। बस वह बहुत थक गई थी। यह सुनिश्चित करने के बाद उसने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। दूसरों की स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल प्रेशर का प्रयोग करने की विधि इस बात पर निर्भर थी कि प्रयोग करने वाले के पास अत्यधिक स्पिरिचुअल पावर हो। नहीं तो छोटी सी गलती भी दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचा सकती थी। फिर भी ये निस्संदेह सबसे अच्छा और पहली बार में सबसे प्रभावी तरीका था। होयुहाओ ने अनुमान लगाया कि इस अनुभव के बाद ननचोक्यू की स्पिरिचुअल पावर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, लेकिन वह अत्यधिक थक चुकी थी, इसलिए जल्द नहीं जागेगी। हुयुहाओ ने तुरंत अपना स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन खोला और उसे अंदर रख दिया। कुछ एन्चेंटमेंट्स डालकर उसने भीतर के स्पेक्टर्स को भगा दिया और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। साथ ही उसने अपनी आत्मा की एक किरण वहां छोड़ दी, ताकि जैसे ही वह जागे, उसे तुरंत पता चल सके। ये सब करने के बाद वह उठा और अपनी यात्रा जारी रखी। ननचू के बोझ के बिना हुयुहाओ बिजली की तरह तेज उड़ रहा था। इस बार उसने कोई फ्लाइंग टाइप सोल टूल इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने सोल पावर पर भरोसा करते हुए उड़ान भरी। उड़ते हुए उसने महसूस किया कि उसका सोल पावर धीरे धीरे घट रहा है। सोल कोर बनने के बाद उसे इसका ठीक से परीक्षण करने का समय नहीं मिला था। सी गॉड्स पेविलियन में उसने केवल संक्षिप्त परीक्षण किया था। फ्यूजन के बाद उसकी सोल पावर में 2 रैंक की छलांग लगी थी। अब वह रैंक 76 पर था। यह बढ़ोतरी रैंक 80 के करीब थी। मात्र 1 वर्ष में उसने अभूतपूर्व प्रगति की थी। लेकिन होयुहाओ अपनी वर्तमान कल्टिवेशन से संतुष्ट नहीं था। युद्ध कभी भी शुरू हो सकता था। 7 रिंग वाला सोल सेज उच्च स्तर का होता है, लेकिन अगर वह शीर्ष स्तर के युद्ध को प्रभावित करना चाहता था तो यह पर्याप्त नहीं था। उसे और अधिक शक्ति चाहिए थी। अब उसके सोल पावर की खपत कम थी, लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्यजनक थी उसकी पुनर्प्राप्ति गति। जैसे ही उसकी सोल पावर का 10% से अधिक खर्च हुआ, उसके माथे पर एक काला व्हर्लपूल खुल गया, जो किसी अन्य आयाम से जुड़ा था। उस व्हर्लपूल के भीतर असीम अंधकार था और उसने वायु में मौजूद सारी ओरिजिन एनर्जी को खींचकर उसके शरीर में समाहित कर दिया। उसकी शक्ति उसी गति से लौट रही थी जिस गति से खर्च हो रही थी, जैसे कि वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ हो। अब समझ आया कि केवल टाइटल डोलू ही सोल कोर क्यों रखते हैं। इस गति से पुनर्प्राप्ति होने पर उसे उड़ान के दौरान थकने का डर नहीं था। इसके अलावा होयुहाव ने यह भी पाया कि उसका सोल कोर केवल उसकी सोल पावर ही नहीं, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल पावर भी पुनर्स्थापित कर रहा था। ननचुक्यू की सहायता करते समय उसका स्पिरिचुअल सी एक अजीब मार्ग में घूम रहा था, लेकिन अब वह फिर से स्थिर और पुनर्जीवित हो रहा था। संक्षिप्त में कहा जाए तो यह सोल कोर एक अन्य आयाम में स्थित दूसरा हुयुहाव जैसा था। इस संसार में होयुहा उड़ रहा था, लेकिन दूसरे आयाम में वह आराम कर रहा था और कल्टिवेट कर रहा था। यह अनुभूति केवल नई ही नहीं, बल्कि अद्भुत भी थी। होयुहा को समझ आया कि इस सोल कोर को पाने के बाद उसकी कल्टिवेशन स्पीड कम से कम दोगुनी हो गई थी। 1 या 2 वर्ष में वह सोल दोलू बन सकता था, और फिलहाल वह केवल 20 वर्ष का था। जैसे जैसे वह उड़ता गया, उसका फ्लाइंग स्पीड लगातार बढ़ता गया। वह आकाश में एक चमकती हुई किरण जैसा दिखाई दे रहा था, और धीरे धीरे वह किरण मंद पड़ने लगी, मानो वह हेवन एंड अर्थ में विलीन हो रही हो। अगर एल्डर मू इस समय उसके पास होता तो वह आश्चर्यचकित रह जाता।
वह उसे बताता कि यह अवस्था यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन कहलाती है, एक ऐसा स्तर जिसे कई ट्रांसेंडेंट डोलुओ भी नहीं पा पाते। इस स्तर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति की जीवन ऊर्जा की खपत धीमी हो जाती है और उसकी अफिनिटी भी हेवन एंड अर्थ की ओरिजिन एनर्जी से बढ़ जाती है। ऐसे सोल मास्टर्स की कल्टीवेशन और रिकवरी स्पीड समान स्तर के अन्य सोल मास्टर्स से कहीं अधिक होती है। साथ ही वे स्वयं को छिपाने में भी अत्यंत निपुण हो जाते हैं। ननचूचू की सहायता करने के कारण होयुहाव को थोड़ी देर हुई थी, लेकिन अपनी अद्भुत गति से उसने जल्दी ही दूरी तय कर ली। शाम तक वह ड्रैगन सिटी की रूपरेखा देख सकता था। ड्रैगन सिटी को हेवनली सोल एम्पायर के उत्तर पूर्व क्षेत्र का एक विशाल शहर माना जाता था। वहां का तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम था। ड्रैगन सिटी से उत्तर की ओर बढ़ने पर होयुहाव केवल 4 घंटे में एक्सट्रीम नॉर्थ पहुंच सकता था और अधिकतम 8 घंटे में उसके केंद्र तक। इससे स्पष्ट था कि ड्रैगन सिटी कितनी ठंडी जगह थी। चारों ओर केवल बर्फ और हिम फैली हुई थी। वह अच्छी तरह जानता था कि सन मून एम्पायर ने हेवनली सोल एम्पायर के 2/3 हिस्से पर कब्जा क्यों किया, ताकि वे उत्तर से अपना विस्तार जारी रख सकें। एक कारण यह था कि उत्तर में ठंड के कारण साधारण सैनिक लंबे समय तक टिक नहीं सकते थे। ये उनके सोल इंजीनियर लीजन्स के लिए फायदेमंद था। दूसरा कारण था श्रेक एकेडमी। अगर सन मून एम्पायर दक्षिण से हमला करता तो उन्हें स्टार लुओ एम्पायर, हेवनली सोल एम्पायर, डोलिंग एम्पायर और श्रेक एकेडमी के संयुक्त बल का सामना करना पड़ता। ऐसा युद्ध अंतिम निर्णायक टकराव साबित हो सकता था, लेकिन उत्तर से आक्रमण करने पर वे स्टार लुओ एम्पायर और श्रेक एकेडमी से बच सकते थे। केवल डोलिंग और हेवनली सोल एम्पायर की बची खुची सेना उन्हें थोड़ी देर तक रोक सकती थी, पर रोक नहीं सकती थी। इस प्रकार उत्तर से आक्रमण रणनीतिक रूप से अधिक लाभदायक था। इसके अलावा सन मून एम्पायर को कब्जे के बाद अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए समय चाहिए था। इसलिए पिछले 1 महीने से वे अपेक्षाकृत शांत थे। ये केवल एक इन्वेजन नहीं था, ये एक एनेक्सेशन थी, एक स्थायी विस्तार। ये होयुहाव का ड्रैगन सिटी में पहला आगमन था। जब उत्तर का ये पहला शहर पहले ही दुश्मनों के कब्जे में था, तो निराशा स्वाभाविक थी। हेवनली ड्रैगन सेक्ट और अर्थ ड्रैगन सेक्ट इस शहर के दो प्रमुख संप्रदाय थे, हालांकि वे भी सन मून एम्पायर की तुलना में कमजोर थे। अर्थ ड्रैगन सेक्ट ने पहले ही खतरे को भांप लिया था। उनके नेता नैनशुई शुई ने अपने अधिकांश शिष्य और संसाधन श्रेक सिटी भेज दिए थे। केवल कुछ सामग्री पीछे छूटी थी, जिससे उन्हें विशेष नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हेवनली ड्रैगन सेक्ट की स्थिति अज्ञात थी। होयुहाव को अब भी याद था कि एलीट कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड सोल मास्टर एकेडमी सोल डूलिंग टूर्नामेंट में अर्थ ड्रैगन सेक्ट के कप्तान यूनियन लॉन्ग कितने शक्तिशाली थे। उनका शुद्ध ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन वास्तव में असाधारण था। नानशुई ने यह भी बताया था कि हेवनली ड्रैगन सेक्ट अर्थ ड्रैगन सेक्ट से अधिक शक्तिशाली था और उसका सेक्ट लीडर एक टाइटल डोलुआ था। अब वह ड्रैगन सिटी के और निकट पहुंच चुका था। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को शहर की दिशा में फैलाया। जैसा उसने सोचा था, वहां पहले से ही कुछ एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स मौजूद थे। हालांकि उनकी संख्या मिंगडो माउंटेन रेंज की तुलना में कम थी, क्योंकि ऐसे उपकरण अत्यंत महंगे होते हैं। इसलिए केवल रणनीतिक स्थलों पर ही उन्हें तैनात किया जाता था। साथ ही उसने देखा कि शहर के बाहर कोई बड़ी सेना नहीं थी, केवल दीवारों पर कुछ पहरेदार थे। इससे स्पष्ट था कि सन मून एम्पायर की रक्षा यहाँ बहुत सशक्त नहीं थी। होयुहाव ने शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक छोटे पेड़ के पास उतरकर खुद को छिपाया। फिर उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। नानचुचू अभी भी गहरी नींद में थी। वह अनुमान लगा रहा था कि वह अगली सुबह तक नहीं जागेगी। यह समय उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में स्पिरिचुअल पावर बढ़ाना असंभव था। इसलिए होयुहाव ने तय किया कि पहले वह शहर में जाकर कोई ठिकाना ढूंढेगा और उसके जागने के बाद अर्थ ड्रैगन सेक्ट जाएगा। अ, 8 किलोमीटर चलने में कुछ समय लगेगा, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। शहर के बाहर ज्यादा सुरक्षा नहीं थी और एक साधारण जांच के बाद उसे भीतर जाने की अनुमति मिल गई। ड्रैगन सिटी में प्रवेश करने के बाद हुओयुहाओ ने महसूस किया कि अब उसके ऊपर ठंडी हवा का प्रभाव बहुत कम हो गया था। शहर की दीवारें एक अवरोध के रूप में काम कर रही थीं, जिससे शहर के भीतर का तापमान स्वाभाविक रूप से बाहर की तुलना में अधिक था। शहर के भीतर सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। कहीं भी दुख या विनाश के कोई संकेत नहीं थे। सड़कें पूरी तरह सूनी नहीं थी, लेकिन भीड़भाड़ भी नहीं थी।
इतनी ठंडी जगह पर दक्षिण के शहरों की तुलना में जनसंख्या स्वाभाविक रूप से कम ही होती है। जैसे जैसे हुआयुहाओ आगे बढ़ा, वह अपने आसपास का अवलोकन करता रहा और सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस करता रहा। शहर की दीवार के शीर्ष पर एक साधारण सोल फॉर्मेशन थी। हालांकि वहां बहुत अधिक सोल इंजीनियर्स नहीं थे। केवल कुछ सामान्य सैनिकों के साथ कुछ ही तैनात थे। ऐसी रक्षा व्यवस्था को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता था कि अगर हेवनली सोल एम्पायर अपनी सेनाओं को बांटकर यहाँ एक दो नियमित लीजन्स के साथ हमला करे, तो शायद वे इसे पार कर सकते हैं। श्रेक एकेडमी के पास इस शहर की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हो युहाओ भी अनजान था। किसी शहर में जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्थान इन सराय होता है, इसलिए उसने निश्चय किया कि पहले किसी इन में ठहरेगा, वहां से ड्रैगन सिटी की स्थिति के बारे में जानकारी लेगा, फिर आगे की योजना बनाएगा। इतनी ठंडी जगह में इन ढूंढना कठिन नहीं था। शराब पीना शरीर को गर्म रखता है, इसलिए उत्तरी इलाकों के लोग इसे अपनी आदत मानते हैं, यहाँ तक कि कई महिलाएं भी। जल्द ही हुओ युहाओ को इन मिल गया और वह भीतर चला गया। उसका साइन बोर्ड बड़ा नहीं था, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही उसने एक जीवंत माहौल महसूस किया। दरवाजे से अंदर आते ही उसे गर्माहट ने घेर लिया। भीतर इतनी गर्मी थी कि शरीर की सारी ठंड गायब हो गई। ये इन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन भीतर का तापमान ऊंचा था। कई लोग बिना आस्तीन के कपड़ों में शराब पी रहे थे। वहाँ 4-5 मेज़ें और एक बार था। 20 से 30 लोग मौजूद थे, जिससे वातावरण थोड़ा शोरगुल वाला था, लेकिन उसमें अपनापन भी था। हुओ युहाओ ने देखा क्या कि हर मेज़ और बार के पीछे कुछ महिलाएं खड़ी थीं, लेकिन वे बहुत युवा नहीं थीं। वे लगभग 30 वर्ष की लग रही थीं। उनके कपड़े भले ही हल्के और खुले थे, लेकिन वे आकर्षक नहीं थीं। सभी एक जैसे कपड़ों में थीं। स्पष्ट था कि वे इसी इन से संबंधित थीं। वे केवल साथ में बैठकर शराब पीने का माहौल बनाती थीं। कोई अन्य सेवा नहीं देती थीं। ग्राहक उनसे बातें करते और हंसते थे, लेकिन एक निश्चित दूरी बनाए रखते थे। लगता था कि ड्रैगन सिटी के इंस में ये एक सामान्य संस्कृति थी। महिलाएं केवल वातावरण को जीवंत बनाने के लिए रखी जाती थीं। वेलकम सर। एक पीले वस्त्र पहने महिला, जिसने अपने कंधे और गला खुला छोड़ रखा था, हुयुहाओ का स्वागत करने आई। उसकी आवाज में उत्तरी लहजा था, मधुर किंतु हल्की नाक से निकलती हुई। उसका पीला ड्रेस आकर्षक तो था, लेकिन कपड़ा साधारण था। फिर भी उसमें हेवनली सोल एम्पायर की पारंपरिक गरिमा झलक रही थी। हाय ने हल्का सिर हिलाकर जवाब दिया। क्या कोई खाली जगह है? महिला ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ बार पर सीट खाली है, क्या चलेगी? हाँ। हुयुहाओ ने सिर हिलाया। वह उसे बार के एक कोने में ले गई और बैठा दिया। चूंकि ह्यूहाउ सीधे श्रेक एकेडमी से आया था, इसलिए उसने बहुत बहुत भारी कपड़े नहीं पहने थे। हालांकि इनके ग्राहक पहले से ही नशे में थे, इसलिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। महिला ने उसके सामने गर्म पानी का गिलास रखा और पूछा, सर, आप शायद बाहर ही हैं? हुयुहाउ ने सिर हिलाया। हाँ, ड्रैगन सिटी सच में बहुत ठंडी है। महिला मुस्कुराई, आप सही कह रहे हैं। आपके कपड़े देखकर तो यही लगता है कि आप बहुत ठंड महसूस कर रहे होंगे। थोड़ा शराब पी लीजिए, शरीर गर्म हो जाएगा। क्या लाऊं? होयुहाव ने कहा, मुझे कुछ स्थानीय लाओ। ठीक है, जरा इंतजार कीजिए। थोड़ी देर बाद उसने होयुहाव के सामने एक गिलास एम्बर रंग की शराब रखी, जिसमें से तेज खुशबू आ रही थी। होयुहाव ने कप उठाया और शराब को सूंघा। उसकी तीव्र सुगंध ने नाक भर दी। यह शराब काफी तेज थी। उसने एक क्षण के लिए अतीत को याद किया, जब रेडियंट सिटी के टूर्नामेंट के दौरान उसके शरीर में बहुत अधिक अल्टीमेट आइस की ओरिजिन एनर्जी भर गई थी और उसे डिस्टिलेट की मदद से उसे संतुलित करना पड़ा था। समय कितनी तेजी से बीत गया था। वांगडोंगर अब उसके साथ नहीं थी और आज वह इस उत्तरी शहर में था। उसने शराब की एक चुस्की ली। गले में जलन और मुंह में तीखा स्वाद। यह गर्माहट शरीर से होती हुई पेट तक उतर गई, एक ताजगी भरी अनुभूति के साथ। उसने अपनी सोल पावर का प्रयोग शराब की शक्ति को कम करने में नहीं किया। उस जलन को महसूस करते हुए उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। हालांकि वह अत्यधिक सुंदर नहीं था, फिर भी उसकी गहरी स्पिरिचुअल पावर से उसका चेहरा आकर्षक लग रहा था। महिला ने उसकी लाली देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हुओ युहाओ ने कहा, मैं दक्षिण से हूँ, एक मित्र से मिलने आया हूँ। महिला मुस्कुराई और बोली, सावधान रहिएगा, अभी युद्ध का समय है। युद्ध वाले क्षेत्रों में मत जाइए। हुओ युहाओ ने शांत स्वर में कहा, सुना है कि ड्रैगन सिटी अब। महिला ने बिना झिझक कहा, हाँ, ड्रैगन सिटी अब सनमून एम्पायर के नियंत्रण में है।
शुरुआत में हमें डर लगा था, लेकिन अब लगता है कि स्थिति उतनी बुरी नहीं है। ओह! वो युहाव थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। युद्ध की स्थिति कैसी है? महिला ने कहा, हम जैसे आम लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन सनमून एम्पायर ने शहर पर कब्जा करने के बाद आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने घोषणा की कि वे लूटपाट या हत्या नहीं करेंगे। बस हमें कहा गया कि हम व्यवस्था बनाए रखें और घरों से बाहर निकलें। सिर्फ इतना ही? सचमुच हैरान हुआ। सामान्यतः किसी शहर पर कब्जा होने के बाद आम जनता को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा था तो ये सबके लिए राहत थी। महिला ने सिर हिलाया। हाँ, वे कई दिनों से यहाँ हैं। पहले उन्होंने सिर्फ कुछ सैनिक छोड़े जो व्यवस्था संभालते हैं। फिर 2 दिन बाद वे शहर से चले गए। अब व्यापारी आने लगे हैं। आपने देखा होगा, शहर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मैंने बस इतना सुना है कि कुछ सोल मास्टर सेक्ट्स को अस्थायी रूप से शहर छोड़ने को कहा गया था, लेकिन वे कहाँ गए, ये मुझे नहीं पता। हुओयुहाओ की भौहें सिकुड़ गई। जब से शू तियानरान ने युद्ध शुरू किया था और सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट के कई प्रतिभाशाली लोगों को कैद किया था, उसे यकीन था कि यह युद्ध विनाशकारी होगा। ऊपर से होली गोस्ट चर्च भी सन मून एम्पायर की सहायता कर रही थी। ऐसे में यह स्थिति असामान्य थी। क्या यह संभव था कि उन्होंने आम जनता को वाकई छोड़ दिया हो? इससे पहले कि हो युहाओ कुछ और पूछता, महिला ने खुद भी एक गिलास मॉल्ट अल्कोहल उठाया और बोली, वे व्यापारी भी अजीब हैं। शहर में आने के बाद वे व्यापार नहीं करते, बल्कि चीजें बांटते हैं। सुना है कि उन्होंने यहाँ के कई कुलीन लोगों को अजीब वस्तुएं दी हैं, शायद सोल टूल से जुड़ी हो। हमारा शहर उन्होंने जीता, लेकिन हमें चीजें दे रहे हैं। समझ नहीं आता क्या योजना है उनकी। होपराडी उलझन में गया। सनमून एम्पायर आखिर क्या करने की सोच रहा है? उसे बस इतनी ही जानकारी मिली। अन्य ग्राहकों से बात करने पर भी कोई उपयोगी बात नहीं पता चली। उसने मेयर्स हाउस के बारे में पूछताछ की और शराब खत्म करके इनसे निकल गया। अब तक आकाश अंधेरा हो चुका था। सड़कों पर लोगों की संख्या घट गई थी और तापमान और गिर गया था। अधिक ध्यान आकर्षित न करने के लिए होयुहाव ने अपने स्टोरेज टाइप सोल टूल से एक कोट निकाला और पहन लिया। वह धीरे धीरे सड़कों पर चलता रहा। मूल योजना यह थी कि वह किसी जगह रुक जाएगा और फिर निंचू के जागने पर अर्थ ड्रैगन सेक जाएगा। लेकिन अब उसके मन में नए विचार आने लगे थे। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि सनमून एम्पायर नागरिकों के साथ इतना नरम व्यवहार क्यों कर रहा है और व्यापारी उपहार क्यों बांट रहे हैं। उसने तय किया कि मेयर्स रेजिडेंस जाकर स्थिति देखी जाए। वहां निश्चित ही सनमून एम्पायर के लोग होंगे। शायद कुछ जानकारी मिल सके। ये सोचते हुए होयुहाओ एक अंधेरी गली में मुड़ा और अपने इमिटेशन कौशल की मदद से अंधेरे में विलीन हो गया। जैसे अधिकांश शहरों में होता है, वैसे ही यहाँ भी मेयर्स रेजिडेंस शहर के केंद्र में था। वह बड़ा था और दूर से ही दिखाई दे रहा था। प्रवेश द्वार पर 2 सैनिक तैनात थे जो मोटे शीत वस्त्र पहने हुए थे। होयुहाव हल्के से उछला और बिना आवाज किए भीतर चला गया। वह गिरी हुई पत्ती की तरह हल्का था। किसी को आभास तक नहीं हुआ। आंगन में सन्नाटा था। कुछ देर बाद एक पेट्रोल ट्रूप वहां से गुजरा। हुआयुहाओ छिपता हुआ आगे बढ़ा और जल्दी ही मुख्य भवन के पास पहुंच गया। वह धीरे धीरे उड़कर दूसरे मंजिल के एक प्रकाशित कमरे के पास पहुंचा और साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर पूरे भवन पर फैला दी। उसे यकीन था कि यहाँ कोई स्पिरिचुअल डिटेक्टर नहीं होगा। थोड़ी देर में उसने पूरे आवास की स्थिति समझ ली। वहां लगभग 150 सैनिक मौजूद थे, जिनमें से 20 सोल इंजीनियर्स थे। उनकी कल्टीवेशन कमजोर थी, केवल 2 या 3 रिंग वाले सोल इंजीनियर्स। मुख्य कक्ष में एक 6 रिंग वाला सोल एम्परर था। ये जानने के लिए कि वह सोल इंजीनियर है या नहीं, हो युहाओ को उसे सीधे देखना होगा। वह मन ही मन बोला, सिर्फ एक सोल एम्परर पूरे शहर का प्रभारी है? सनमून एम्पायर सचमुच जोखिम भरा खेल खेल रहा है। जैसे ही उसने सोचा, हुओ युहाओ हवा में तैरते हुए उस कमरे की ओर बढ़ा जहां वह सोल एम्परर था। बहुत जल्दी वह दरवाजे के बाहर था। इस रेजिडेंस में जितने लोग थे, हुओ युहाओ को पूरा भरोसा था कि वह अकेले ही उन सबको हरा सकता है। लेकिन वह किसी को सतर्क नहीं करना चाहता था। वह चुपचाप खिड़की के बाहर खड़ा रहा। उसकी स्पिरिचुअल पावर कमरे के अंदर केंद्रित थी और वह चुपचाप सुनने व देखने लगा। कमरे में एक 50 वर्षीय सोल एम्परर दस्तावेज पढ़ रहा था और बीच बीच में सिर हिला रहा था। इस उम्र में सिर्फ सोल एम्परर स्तर पर होना यह दिखाता था कि उसके आगे कोई खास भविष्य नहीं था। हुआयुहाओ को कमरे में सोल टूल्स की उपस्थिति भी महसूस हुई। बिना शक वह एक क्लास 6 सोल इंजीनियर था। किसी के आने की आहट हुई।
हुओ युहाओ ने महसूस किया कि कुछ लोग रेजिडेंस के बाहर थे। उनके कपड़ों से लग रहा था कि वे सैनिक नहीं बल्कि व्यापारी थे। ये लोग जल्द ही संदेश भेजकर कमरे में पहुंच गए जहां वह सोल एम्परर था। सर, पीपल फ्रॉम द सन मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर हियर। एक सैनिक ने सम्मानपूर्वक बाहर से सूचना दी। ऑलराइट, लेट देम इन, सोल एम्परर ने शांत स्वर में कहा। सैनिक के मार्गदर्शन में वे व्यापारी अंदर आए और झुककर सोल एम्परर को प्रणाम किया। हाउ इज इट? हाउज द प्लान गोइंग? सोल एम्परर ने पूछा। एक दुबला पतला व्यापारी बोला, शुरुआत में हमें कुछ मुश्किलें आईं। हेवनली सोल एम्पायर के नोबिलिटी हमसे भेदभाव कर रहे थे। लेकिन जब आपने यह आदेश दिया कि उनकी जमीन और संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी, तब वे हमारे प्रति खुलकर विरोध नहीं कर सके। वे हमसे नफरत तो करते हैं, लेकिन अब सिर्फ छिपकर ही विरोध कर पाते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने उन्हें सोल टूल्स की जादुई ताकत दिखाई है, जिससे उनका मन धीरे-धीरे बदल रहा है। खासकर हमारे थर्मल रेडिएटर्स ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। थर्मल रेडिएटर्स महंगे कोल की खपत को बहुत कम कर देते हैं। हर 2 हफ्तों में बस एक सोल इंजीनियर को थोड़ा सोल पावर डालना होता है, जिससे 500 वर्ग मीटर तक का इलाका गर्म रखा जा सकता है। इससे कोल के धुएं की बदबू से भी छुटकारा मिल जाता है। वे सब हैरान हैं। सोल एम्परर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ठीक है, प्रचार जारी रखो। उन्हें सब कुछ मुफ्त दो। किसी चीज पर अफसोस मत करो। मार्शल ने कहा है कि शुरुआत में हमें आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन जब वे सोल टूल्स के आदी हो जाएंगे, तब वे हमारे बिना रह नहीं पाएंगे। जब हम नोबिलिटी को अपने पक्ष में कर लेंगे, तब नागरिकों की बारी होगी। कुछ सालों में हम पूरे शहर के दिल जीत लेंगे। यस सर, व्यापारियों ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। इसके बाद उन्होंने 1 घंटे तक विस्तार से रिपोर्ट दी। कौन से नोबल प्रभावित हुए हैं, कौन अभी भी जिद्दी हैं, और सोल टूल्स को कैसे लाया जा रहा है और सिखाया जा रहा है। उनके चले जाने के बाद मेयर अपने कमरे में लौटा और स्वयं से बुदबुदाया। मार्शल, आप सच में दूरदर्शी हैं। यह तरीका कत्लेआम से कहीं बेहतर है। सन मून एम्पायर सिर्फ ताकत से पूरे कॉन्टिनेंट पर राज नहीं कर सकता। लोगों के दिल जीतकर शासन करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हमने शहर में से सैनिक हटा लिए, जिससे दुश्मन को भरोसा मिला। फिर सोल टूल टेक्नोलॉजी के जरिए उनके जीवन में प्रवेश किया। लेकिन असली तकनीक पर नियंत्रण हमारा है। आने वाले समय में सिर्फ सन मून एम्पायर ही रहेगा। हेवनली सोल एम्पायर, स्टारलू एम्पायर और डोलिंग एम्पायर अभी भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ सालों में उन्हें पता चलेगा कि उनके नागरिक अब उनके वफादार नहीं रहे। हा हा हा, क्या शानदार योजना है, बिना युद्ध के दिलों पर विजय। मार्शल, आप सच में मेरे आदर्श हैं। 2 घंटे तक बाहर खड़ा ये सब सुनता रहा। सुनते सुनते उसका चेहरा पीला पड़ गया। अविश्वसनीय, ये मार्शल बहुत ही चालाक है। सोल टूल टेक्नोलॉजी को हथियार नहीं बल्कि घुसपैठ के माध्यम के रूप में उपयोग करना, ये कितनी गहरी सोच थी। बाहर की हवा बेहद ठंडी थी, लेकिन होयू हाओ के माथे पर पसीना बह रहा था। यह एक ओवर्ट प्लॉट था, खुली योजना, लेकिन रोकना नामुमकिन। शायद वह ड्रैगन सिटी को अपनी शक्ति से पूरी तरह नष्ट कर सकता था, पर अगर सनमून एम्पायर ने यही तरीका पूरे हेवनली सोल एम्पायर में अपनाया, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वह सोचने लगा, यह मार्शल आखिर है कौन? ऐसा शानदार दिमाग। शूटियन रन उसे पहले मिल चुका था। वो युहाओं को वह व्यक्ति दुष्ट और स्वार्थी लगा था, लेकिन इस रणनीति जैसी दूरदर्शिता उसमें नहीं थी। ये मार्शल वाकई असाधारण था। सन मून एम्पायर अब खून से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से जीत रहा था। वह लोगों के जीवन में सोल टूल्स को इतना गहराई से बसा रहा था कि एक बार वे इसके आदी हो जाएं पाए तो पुराने तरीकों पर लौटना असंभव हो जाएगा। यह तरीका भविष्य पर कब्जा था। हो युहाओ ने धीरे धीरे रेजिडेंस छोड़ा और एक होटल में रात बिताई। वह पूरी रात नहीं सो सका। सुबह जब आसमान उजला, वह अब भी सोच में डूबा था। इस ओवर्ट प्लॉट का सामना कैसे किया जाए? सीधा जवाब था, जल्दी से जल्दी खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेना। लेकिन यह दीर्घकालीन समाधान नहीं था। सन मून एम्पायर की सोल टूल टेक्नोलॉजी पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतेगा, उनके कब्जे वाले शहर खुद ही उनके साथ जुड़ जाएंगे बिना किसी लड़ाई के। बिन्हा ने गहरी सांस ली। सिर्फ श्रेक ही अब उम्मीद है, क्योंकि श्रेक सिटी में नोबिलिटी नहीं थी और वहाँ की सोल टूल रिसर्च स्वतंत्र रूप से बढ़ रही थी। श्रेक और टैंक सेक्ट, यही वह जगहें थी जो भविष्य में डोलो कॉन्टिनेंट को बचा सकती थी। सोचते सोचते उसके मन में एक नया विचार आया, लेकिन वह उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसी समय उसकी स्पिरिचुअल सी हल्की सी हिली।
ननचुकी जाग चुकी थी। तो चलिए आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।